अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। तो आज के शो में हम बात करने जा रहे हैं मच हाइप्ड मीटिंग जो अलास्का में हो रही थी। इसकी हमने प्रेडिक्शन सेठी साहब से एक अरसे से जानी। जैसे ही अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस मीटिंग के लिए वेन्यू और दिन का ऐलान किया था, तो सेठी साहब ने जो प्रेडिक्ट किया था उस पर एक तबसरा आया है व्यूअर का कि सेठी साहब की चिड़िया सिर्फ लोकल खबरें नहीं देती बल्कि वो इंटरनेशनल चिड़िया है। शक की निगाह से देखा जा रहा है सेठी साहब की चिड़िया को। क्या कहना है उस नाजिर का जो सेठी साहब को देखते हैं, पहले वो शामिल करेंगे। सेठी साहब, मुझे लगता है आपके पास कोई देसी चिड़िया नहीं है, आपके पास कोई इंटरनेशनल चिड़िया भी है। अभी आपका मैं शो सुना था तो उसमें आपने कहा था कि ये ट्रंप और पुतिन की जो मुलाकात हो रही है उसके अंदर अभी कोई नतीजा खेज बात नहीं होनी, सिर्फ यही बात होनी है कि आइंदा मुलाकातें करेंगे और ये वो। और अभी ट्रंप ने इस मुलाकात के बाद जाके ज़ेलेंस्की और दूसरों से मुलाकातें करनी है और वही बात हुई है। आपके पास चिड़िया कोई इंटरनेशनल है सेठी साहब? अच्छा, ये शक किस वजह से पड़ा वो बड़ा हैरत अंगेज है। आपका तबसरा शामिल कर लेते हैं जिसमें आपने पॉइंट टू पॉइंट बात ही यूं की है जैसी बनी। मेरा नहीं ख्याल एनी मेजर ब्रेक थ्रू होगी ये, मगर ये जरूर हो सकता है कि तजवीज ये दी जाएगी कि दोनों साइड्स अग्री करते हैं कि ज़ेलेंस्की और यूक्रेन जो है और नेटो जो है वो जो रशिया के जो कंसर्न्स हैं कि नेटो रशिया के खिलाफ नहीं है और ज़ेलेंस्की जो है वो हमारे इलाके जो है रशिया के उनको वापस मिल जाएंगे। और रशिया की तरफ से ये एश्योरेंस या गारंटी मिलेगी कि हम बिल्कुल, हमारा कोई इरादा नहीं है यूरोप की तरफ बढ़ने का, हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम यूक्रेन को हजम कर ले सारे का सारा। यहाँ तक कि अगर यूक्रेन को इंटरनेशनल प्रोटेक्शन मिलती है इसके बाद तो हमें उससे भी कोई इतराज नहीं है। मगर नेटो जो है ना, नेटो इज डायरेक्टली अगेंस्ट रशिया, आप इसको बफर जोन बनाना चाहेंगे। तो इस किस्म की बातें अब होंगी। लेट्स वेट एंड सी, बट ज्यादा मैं नहीं इस पे समझता कि कोई ब्रेक थ्रू होगा। देखिए सेठी साहब, सीज फायर भी नहीं हुआ, कोई डील भी नहीं हुई। आपने कहा ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, लेकिन जिस बात पे शक हो रहा है हमारे व्यूअर को, आपकी चिड़िया वाकई विदाउट बॉर्डर्स है। वो यार एक और बंदा है, उसने ये भी पूछा है कि आप चिड़िया क्यों, आप चढ़ा क्यों नहीं रखते? हाँ, जेंडर बाइस्ड हैं आप। हाँ, जेंडर बाइस्ड है। उसका तो बड़ा आसान जवाब है कि मेरा ख्याल है चिड़िया ऐसी ऐसी जगह पे चली जाती है जहां चिड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो चिड़िया है। बस इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। ये आशा आप समझ सकती हैं इस बात को, है ना? हम हंस दिए, हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा। ठीक है। तो सेठी साहब कहिएगा कि फाइटर जेट्स वेलकम कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन को, रेड कार्पेट उनके लिए खोला जा रहा है, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। वो बीस्ट में बैठकर प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जाते हैं। मुलाकात 7 घंटे की जो तवक्को की जा रही थी उसके बजाय 3 घंटे तक महदूद रह जाती है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों के सवालों के जवाब नहीं दिए जाते, बस इतना कहा जाता है कि हम अगला सेशन करेंगे और उसके लिए कुछ फ़ोन कॉल्स करनी है और वो फ़ोन कॉल्स हो जाती हैं। उसके बाद नताइज गैर वाज़े हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी गुफ्तगू में कहते हैं कि बहुत से निकात पर हमने इत्तफाक किया, कुछ अहम रह गए जिनमें से एक बहुत अहम है। तो अब आगे बात किस तरफ जाएगी? आगे बात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, एकदम नहीं बढ़ेगी। अभी बहुत से मसाइल हैं। अभी मैं देख रहा था कि एक हेग में एक थिंक टैंक है, उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी हुई थी कि जंगें जब होती हैं तो खत्म कैसे होती हैं तारीख के हवाले से जी। तो सीज फायर के जरिए जंगें नहीं बंद होती, ज्यादातर सीज फायर के बाद फिर जंग जारी रहती है एंड सो ऑन। तो जब तक कोई डिटेल्ड पीस एग्रीमेंट ना हो, और पीस एग्रीमेंट्स का भी ये होता है कि कोई गारंटी नहीं होती कि पीस एग्रीमेंट्स तोड़ी नहीं जाएंगी एक साइड से या दूसरी साइड से, और फिर जंग फिर शुरू हो जाएगी। तो ये जंग शुरू करना बहुत आसान होता है, उसको खत्म करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब चलाने वाली बात है वो तो एक पार्टी फैसला करे तो दूसरी को फिर डिफेंस करनी पड़ती है। तो जब खत्म करनी होती है तो फिर दोनों को बैठ के बहुत कुछ लेना देना पड़ता है। तो इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जंग को खत्म करना। मगर अगर एक साइड जीत रही हो तो फिर वो साइड जो जीत रही है, जंग जब खत्म भी होगी तो उनकी टर्म्स पे खत्म होती है, जो हार रहा है उसकी टर्म्स पे खत्म नहीं होती। इसीलिए अमन जब आता है तो अगर किसी लॉन्ग पीरियड के लिए तारीख में, तो वो उसी वक्त आता है कि जब एक साइड शिकस्त हो जाती है, दूसरी साइड जीत जाती है, फिर वो अपनी टर्म्स बनवाती है और फिर जंग नहीं होती। तो यहाँ तो सूरत हाल बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यूक्रेन एक ज़माने में सोवियत यूनियन का हिस्सा था, इसीलिए वहाँ बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ रशियन बोली जाती है एंड सो ऑन। अब लोग भूल गए हैं कि यूक्रेन
रशिया का वो सोवियत यूनियन का वो हिस्सा था जहाँ सबसे ज्यादा न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस थी और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन थी टैंक्स की एंड स्टफ लाइक दैट। तो वो तो एक उनका होम बेस था, जो कि ऑब्वियसली आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द सोवियत यूनियन वो अलग हो गया। और अब वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि यूक्रेन जैसी जगह को इतना ताकत मिल जाए या इतनी प्रोटेक्शन मिल जाए कि वो रशिया को एज अ थ्रेट पोज कर सके। तो इसलिए आई थिंक आगे का जो रास्ता है बहुत ही तवील है और बहुत मुश्किल है। और अब ये हम सुनने में आ रहे हैं ना कि जी वो कह रहे हैं कि जी दिसंबर तक फिर कोशिश की जाएगी कि कोई सीज फायर किसी किस्म का हो जाए, कुछ प्रिलिमिनरी बातें जो है उसके ऊपर एग्रीमेंट हो जाए या ना हो। मगर बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपने देखा कि मुझे जो चीज नजर आई, एक तो बॉडी लैंग्वेज दोनों की, ऐसे लगता था ट्रम्प बहुत कीन है, बहुत एंक्शस है और प्यूटन बड़ा रिलैक्स था। दूसरी बात ये थी कि ट्रम्प ने बड़े रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दी है प्यूटन को, और मेरा ख्याल है ये प्यूटन की पहली जीत थी, क्योंकि प्यूटन के ऊपर आपको पता है ना कि वारंट निकाले हुए हैं उनके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। तो इसलिए वो इसीलिए अलास्का में उनको अग्री किया कि अलास्का में हम मिलेंगे। तो आई थिंक अब वो कह गया है कि अगली मीटिंग रशिया में होगी, मॉस्को में होगी। ये देखे, हालांकि ट्रम्प ने उसके ऊपर हाँ ना नहीं की, मगर उसने अनाउंस कर दिया कि अगली मीटिंग होगी और वो हम चाहेंगे कि मॉस्को आए डोनाल्ड ट्रम्प। तो ये बहुत एक कॉन्फिडेंट किस्म का स्टेटमेंट है ये। और तीसरी बात ये कि जो बात समझ आई है आयशा जी, वो ये कि जब प्यूटन आया है तो अपनी तैयारी करके आया है। प्यूटन कोई कागज नहीं है उसके हाथ में, कोई उसके हाथ में ब्रीफ नहीं है, उसको सारी बातों का पता है। उसने आने से पहले कोई बयानबाजी नहीं की, अपना हाथ ही नहीं दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप लगा हुआ है, एक हाथ दिखाता है, दूसरा हाथ दिखाता है, कभी ये करता है, कभी करता है, कभी वो करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो गेम थी वो तो हम जैसे लोग भी समझ रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप चाहेगा क्या और करेगा क्या, मगर प्यूटन जो है उसकी तरफ से इतना भी इशारा नहीं था कि उसके ज़हन में क्या है क्या नहीं। और वह एक ब्रॉड बेस्ड उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बात की थी कि रूट कॉज, और वो रूट कॉज के ऊपर जो है वो ही लेके आया वो। और जो खबरें जो मिली है वो यही है कि पहले आते साथ जब वो टेबल पे बैठे हैं तो ये शुरू हो गया प्यूटन। वो पूरी जो ब्रीफ थी उसकी ज़हन में, उसने वो पूरी पॉइंट वाइज अपनी ब्रीफ दे दी। उसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप के पास कुछ रहा ही नहीं बात करने को, जिसके अंदर उसने सीज फायर बिल्कुल खत्म कर दिया। उसने 3-4 मोटी बातें की हैं जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के पास कुछ कहने को नहीं था। पहली बात यह कि जो रूट कॉज है उसकी तरफ जाया जाए। रूट कॉज यही है ना कि नेटो वहां तक पहुंच रहा है और वो इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू रशिया, वो तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, जिसकी वजह से ये जंग हुई है सारी। कि यूरोप और अमेरिका धकेल रहे थे यूक्रेन को कि आप नेटो का हिस्सा बनेंगे और ये होगा और वो होगा। उन्होंने कहा जी ये नहीं होगा, ये हमारे बॉर्डर पे नेटो नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात उसने ये कही कि कोई सीज फायर नहीं, एक लॉन्ग टर्म पीस एग्रीमेंट हम करेंगे जिसके अंदर और कुछ चीज नहीं। तीसरी बात उसने कहा कि ये अच्छी बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही बात कर दी है, स्वैप का मतलब ये है कि जमीन हमें देंगे और इन रिटर्न कोई पीस होगी। मगर उसने कहा वो काफी नहीं है, स्वैप जो होगा ये सारे इलाके जो है ये तो है ही हमारे पुराने, ये तो हम लेंगे ही लेंगे। यहाँ तो लोग हैं जो रशियंस हैं, बोलते भी रशियन है, ये हमारे इलाके हैं और ये तो हम लेंगे ही लेंगे। मगर आप जो हैं वो आप अपनी आगे से आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होगी कि आप हमें कोई थ्रेट पोज कर सकें, नेटो में भी नहीं होंगे और आप आपकी फौज की जो है आपकी वो हमें थ्रेट नहीं पोज कर सकती एंड सो ऑन। तो मतलब है उन्होंने तो बड़ी क्लियर कट लॉन्ग टर्म पीस एग्रीमेंट की तरफ वो जा रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप आया था कि जल्दी से मैं इनको कहूंगा यार तुम्हें ये जमीनें ले देते हैं और तुम अभी सीज फायर कर लो, बाकी बात जो है वो बाद में होगी। तो मैंने जैसे कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप शॉर्ट टर्म के लिए आया है, वो लॉन्ग टर्म के लिए, और प्यूटन ने अपनी बात मनवा ली, लॉन्ग टर्म की बात हो गई। अब डोनाल्ड ट्रंप वापस जाएगा, वो ही लॉन्ग टर्म के ऊपर करेगा। और उसके बाद ऑनेस्टली डोनाल्ड ट्रंप की जिस किस्म की पर्सनैलिटी है ना, वो लॉन्ग टर्म में काम ही नहीं कर सकता, वो तो शॉर्ट टर्म में करता है। ये मिल जाए, ये हो जाए और अब बात आगे चलाओ और अपने नंबर लगाओ, और वो नोबेल प्राइज के पीछे पड़ा हुआ है। और ये जो है सारी बात, ये कोई जल्दी में होने वाली नहीं है। अगर इनका ख्याल है कि ये जल्दी में हो जाए और मुझे नोबेल प्राइज मिल जाए, ये होने वाला नहीं है। और ये अभी एक मीटिंग में भी नहीं होना। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो रोल अदा करना है वो बड़ा अब और भी मुश्किल हो गया है। एक तरफ उसने यूरोप को अग्री करवाना है, दूसरी तरफ उसने ज़ेलेंस्की को अग्री करवाना है, तीसरी तरफ उसने प्यूटन को अग्री करवाना है।
इट्स नॉट इजी, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। और इसमें इतनी कुव्वत मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म को इस किस्म की नेगोशिएशन करे। उसका नेचुरल रिस्पॉन्स इसके ऑर्डर करो, अगर नहीं होता तो हट जाओ, पीछे हट जाओ। तो हाँ, तो मेरा ख्याल है कि ये इतनी आसानी के साथ डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। ठीक, नेचुरल रिस्पांस की आपने बात की, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट इससे पहले जब जिससे मिलते रहे, ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी जो मुलाकात हमारे सामने है वीडियो में कि उनके साथ वो कैसा सलूक कर रहे थे वहाँ बैठे, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन उन्हें सीज़ फायर को से हटा के पीस एग्रीमेंट की तरफ ले आए। फिर आपने कहा कि सारी बातें पुतिन के पर्सपेक्टिव से सामने आई हैं और इस्टेब्लिश हुई हैं, लेकिन इसे 10/10 भी कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप और वो प्रोडक्टिव भी कह रहे हैं। इससे 2 दिन पहले वो रशिया पे सैंक्शंस लगाने का कह चुके हैं, बट न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है नो डील एंड नो कॉन्सिक्वेंसेस इवन फॉर रशिया। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्यों इतने वीक साबित हुए ट्रंप, और क्या ये ब्लो है उनके स्टेचर को, ये मुलाकात? मेरा ख्याल है अभी तो जो सब तबसरे आएंगे या आ रहे हैं वो तो यही कहेंगे कि पुतिन नंबर ले गया और तुम्हें कुछ नहीं मिला और तुम तो मुड़ के मारते रह गए। तो इसलिए आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप तकलीफ तो होगी, और मैं समझता हूँ कि उसका पहला रिस्पॉन्स यही होगा कि वो फिर मुड़ के मारने शुरू कर देगा कि मैं, ताकि वो प्रेशर ऑन रशिया रहे। तो इसलिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो इंडिया वाले शायद सोच रहे हों कि इनकी जल्दी से डील हो और हमें हमारे ऊपर जो पाबंदियां हैं या जो टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं वो फिर उतार दिए जाए, मगर वो अभी होने को नहीं जा रहा फौरी तौर पे, वो तो वक्त लगेगा और दैट इज पार्ट ऑफ द पीस डील। तो मैं समझता हूँ शॉर्ट टर्म में लोग अब वो कहते हैं चूंडियां वढ़नगे डोनाल्ड ट्रंप ਨੂੰ कहे तू तो यह कहना सकते है कहना सकते होया कुछ नहीं। ऊपर से पुतिन की जो अहमियत है और स्टैचर है वो बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। कद छोटा है, डोनाल्ड ट्रंप का लंबा है, वो उल्टे हो गया है। अभी जो कार्टून बन रहे हैं उसके अंदर पुतिन लंबा हो गया और ट्रंप जो है वो छोटा सा हो गया। और पुतिन ने जैसे पेट्स को रस्सी के साथ बांध के नहीं चलाते वैसे वो चला रहा है। तो मेरा ख्याल है इसमें तो सारी गेंद जो है वो पुतिन की है, और उसके पीछे सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो ये कि इस वक्त ग्राउंड फोर्सेस में पुतिन जीत रहा है और यूक्रेन हार रहा है, और यूरोप के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो ज़ेलेंस्की की फुल फ्लैश मदद कर सके। वो सारी की सारी जो है मदद वो डोनाल्ड ट्रंप ही कर सकता है। अब मेरा ये ख्याल है कि ये अभी डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की को जो बुलाया है उसने उधर के आ जाओ, उसको बताएगा। ज़ेलेंस्की मैं नहीं समझता कि अपना मौक़िफ़ चेंज करेगा, स्ट्रेट अवे नहीं करेगा। उसका वही मौक़िफ़ है कि मैं तो नहीं कर सकता, आइन नहीं बदल सकते, ये हमें क्या मिलेगा इसमें से वगैरह वगैरह, और वो सहारा लेने की कोशिश करेगा यूरोपियंस की। दूसरी बात ये कि यूरोपियंस जो हैं वो भी अभी इस वक्त थोड़े से टफ हो रहे हैं कि हमें इंक्लूड नहीं किया गया, हमारी सिक्योरिटी का मसला है, अमेरिका की सिक्योरिटी का तो मसला नहीं है, रूस तो हमें थ्रेटन कर रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और वो भी अब शोर पाड़ रहे हैं, हम तो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर्स बढ़ा रहे हैं, अमेरिका नहीं देता, ना दे हम देंगे, और अभी तो हम तैयार, तो वो भी अब गन डालेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेट हो जाएगा मेरा ख्याल है, वो ज़ेलेंस्की को भी नहीं मना सकता और उधर उसको भी नहीं। उसके पास सिर्फ एक हथियार है, वो ये है कि वो नेटो को पैसे देना जो है बंद कर देगा, उधर वो ज़ेलेंस्की को हथियार देने बंद कर देगा कि ये और पीछे हटे। अच्छा। मगर क्या रशिया के ऊपर भी साथ प्रेशर रखेगा कि आप भी तैयारी करें? मेरा ख्याल है वो तीनों तरफ खेलेगा। एक तरफ तो वो रशिया के ऊपर और रशिया के दोस्तों के ऊपर प्रेशर रखेगा, इंडिया के ऊपर और चाइना के ऊपर एंड अदर्स, के रशिया के ऊपर प्रेशर रहे, ये ना समझे कि जीत सारी इनकी हो गई। दूसरी तरफ भी प्रेशर रखेगा ज़ेलेंस्की के ऊपर भी और यूरोप के ऊपर भी कि आप भी एग्री करें, बिकॉज देखिए ये बहुत बड़ी हार होगी डोनाल्ड ट्रंप की अगर ये मामला तय ना कर पाया, बिकॉज उसका सारा एजेंडा यही था कि फॉरएवर वॉर्स को मैंने खत्म कर, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की तो कोई खास बात नहीं थी, वो तो किसी वक्त फिर गड़बड़ हो सकती है, जैसे नरेंद्र मोदी बातें कर रहे हैं वो तो फिर किसी वक्त वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। और तो इसलिए मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप जैसे कहते हैं ना एक वुंडेड किस्म का टाइगर होगा, वो अब तीनों तरफ अपना प्रेशर डालने की कोशिश करेगा कि आप ताकि उसके लिए कुछ इसमें से जीत निकले। बट इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग हॉल, ये कोई आसानी के साथ ये मसला नहीं हल होने वाला। लेकिन रूसी सदर ने टाइम बाय कर लिया, इससे वो क्या फायदा उठा सकते हैं? रूसी सदर जो है वो इस वक्त अपनी फौज को कहेगा कि और पुश करो, निकालो इनको इस इलाके से, उस इलाके से, ये इलाका भी कब्जा करो। जितने इलाके वो ज्यादा कब्जा करेगा अपनी फौज के जरिए, उतनी उसकी पोजीशन स्ट्रांग होती जाएगी और वो ये करेगा। और उधर से ज़ेलेंस्की अब अमेरिका को कहेगा कि देखो हमारी पोजीशन और कमजोर होने जा रही है, हमारे पास हथियार दो हमें।
और उधर यूरोप कहेगा कि पैसे दो नेटो के लिए, हम भी कुछ करना चाहते हैं। अच्छा। तो डोनाल्ड ट्रंप इस किस्म के प्रेशर में आएगा, मगर जैसे ही रूस की पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग होती है तो डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन कमजोर होती जाएगी। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट एक्ट टू फॉलो। हो सकता है कि ये प्रेशर डालने के लिए ज़ेलेंस्की को वो और हथियार दे दे कि ठीक है लड़ो फॉर द टाइम बिंग, ये ना हो कि बिल्कुल ही वन साइडेड हो जाए। तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि शॉर्ट टर्म के अंदर जंग और भी फियर्स हो जाए, वहां हथियार भी मिल जाए ज़ेलेंस्की को कुछ हद तक, और उधर रूस जो है वो और बढ़ने की आगे कोशिश करे। क्योंकि अगर रूस को आगे बढ़ गया और जो टेरिटरी उसने ले ली तो और मुश्किल हो जाएगा रूस के साथ कोई नेगोशिएट करना, उनकी पोजीशन और स्ट्रांग हो जाएगी। तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सी चीजें अब देखनी पड़ेंगी, बिकॉज ये जो फेलियर है दिस कैन हैव वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, इस मीटिंग ने इन अ वे ट्रंप को दोबारा यूरोप और ज़ेलेंस्की की तरफ मोड़ दिया है। इससे पहले वो तने तनहा चले थे और उन्होंने ज़ेलेंस्की को मक्खन में से बाल की तरह निकाल दिया था। अब वो पीर को जब मिलने जा रहे हैं तो ज़ेलेंस्की बता रहे हैं सबको सोशल मीडिया पे कि मैं ट्रंप को बता दिया है कि अगर आप रूस पे पाबंदियां नहीं लगाएंगे तो वो ट्राइलेटरल मीटिंग के लिए राज़ी नहीं होगा, और अगर वो नहीं होता तो आप मज़ीद पाबंदियाँ लगाएं, प्रेशर रखा जाना चाहिए। फ्रेंच प्रेसिडेंट भी यही कह रहे हैं, कीयर स्टार्मर भी ये कह रहे हैं कि ट्रंप के बगैर यूक्रेन में अमन मुमकिन नहीं है। सो यूरोप के लिए भी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल गई अगर टाइम बाय कर लिया पुतिन ने। तो यूरोप के लिए तो विंडो नहीं है ना, उसके लिए उनकी जो विंडो है वो तो 5 साल की विंडो है। उनके पास ना हथियार है ना बजट्स हैं इस वक्त के उनकी हेल्प की जाए यूक्रेन की। यूक्रेन की हेल्प तो सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है by giving them the weapons that they want। यूरोप के पास तो कोई हथियार नहीं है जो स्पेयर कर सकते हैं। अमेरिका का भी प्रॉब्लम है, वो अब उसने अपने जो हथियार है, जो स्टॉक पाइल है जिसमें से हथियार देते हैं, वो जो है वो ऑलरेडी डिप्लीट हो चुकी है। वो अब उन्होंने वो संभाली हुई है फॉर चाइना एंड ताइवान के ऊपर, जो समझते हैं कि आगे जाके लड़ाई झगड़े होंगे वहाँ। वो तो उनके जो हथियार हैं और उनके जो स्टॉक पाइल है जहाँ से वो सारे हथियार लेते हैं और लड़ाई की तैयारी होती है, तो वो एक मिनिमम लेवल पे ऑलरेडी पहुंच गए हैं। उनकी जो फ्लीट है, उनके जो मिसाइल्स है और जो आर्टिलरी शेल्स है वगैरह वगैरह, तो वो अब डाइवर्ट करें वहां से टू यूक्रेन तो उनके लिए फिर प्रॉब्लम बन जाती है, बिकॉज वो जो सारी पैसिफिक की रेडीनेस है वो सारी कमजोर हो जाती है। तो अमेरिका को भी बड़े इश्यूज बनेंगे। तो अब बात यह है कि जो लेवरेज जिसे कहते हैं ना, लीवर्स जो होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के पास जो लीवर्स हैं वो सिर्फ तजारत का लीवर है इस वक्त, इससे ज्यादा नहीं है। और वो देखा आपने कि वो ज्यादा दूर नहीं जा रहा, सब लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, और अगर रेसिप्रोकल टैरिफ्स होते भी हैं तो वो सर्वाइव कर जाएंगे सारे। अभी चाइना के साथ तो मसले हल नहीं हुए, इंडिया के साथ मसले चल रहे हैं, छोटे छोटे लोगों के साथ हो गए, मगर दैट्स नॉट सिग्निफिकेंट। देयर रियल इश्यू जो है उनकी ट्रेड डिफिसिट का, या जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो मसला है उनका, और डॉलर का जो मसला है, वो तो चाइना के साथ है, रशिया के साथ है, एंड सो ऑन। सो इसलिए आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। ये जो है ना जो आओ जाओ और कर दो, वो नहीं चलेगा विद रशिया। रशिया ने उनकी पहली ब्लफ जो है वो कॉल कर ली है, डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन एक्सपोज्ड एंड ही इज वेरी इम्पेशेंट। पुतिन और ये रूसी लॉन्ग गेम खेलते हैं, इनको कोई जल्दी नहीं है। देखे ना, उन्होंने पूरी फौजें इकट्ठी करके भेज दी है वहां, उनके बड़ा नुकसान भी हुआ है, मगर वो पुश ऑन कर रहा है, ही इज पुशिंग ऑन। एंड सो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप को वक्त लगेगा टू कन्विंस ज़ेलेंस्की एंड ऑल्सो रशिया एंड ऑल्सो यूरोप, तीनों अलग अलग कन्विंस करना पड़ेगा। तो उसका ख्याल था कि मैं जल्दी से सीज फायर करवा लेता हूँ, फिर अल्लाह खैर बाद में क्या होगा, मेरा नंबर तो लग जाएगी। वो नहीं होने जा रहा। बहुत अंडर एस्टिमेट किया उन्होंने पुतिन को और इस मामले को भी। और प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो फतेहयाब इसके पहले फेज़ में तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए अभी इस जंग के हैं। मंडे को मीटिंग में क्या हो सकता है ये आपने जाना। मजीद बातें, मजीद सवालात एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया सिटी साहब। ना सिर्फ ये कि व्यूवर्स आपके एनालिसिस को बड़े गौर से सुनते हैं, बल्कि आपकी नकलो हरकत पे भी उनकी काफ़ी निगाह है, और इस नौइयत के सवालात आते रहते हैं, जिनमें से एक बड़ा ऐसा सवाल था जिसे चुनना पड़ा, क्योंकि लोग काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि आप स्टूडियोज़ में मौजूद नहीं हैं। इसी बाबत इज़्ज़त सुबहानी ने नॉर्वे से क्या पूछा है आपसे,
आप काफ़ी अरसे से यूरोप में मौजूद हैं, प्रोग्राम में आप स्काइप के ज़रिए होते हैं। काफ़ी महीने हो गए मुझे आपको देखते हुए। तो मैंने आपसे पूछना ये था कि जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तान से आप जाएँ यूरोप में तो होटल में रहना तो बहुत महँगा होता है। अगर इतना लंबा अरसा आप होटल में स्टे करें, तो वो तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता बंदा। और अगर वो किसी अज़ीज़ रिश्तेदार के साथ रह रहा है, तो यहाँ पे भी जो अज़ीज़ हैं वो हफ़्ता 2 हफ़्ते ही रखते हैं मेहमान, उससे ज़्यादा नहीं रखते। तो आप ज़रा काइंडली ना ये चीज़ क्लियर कर दें कि अगर आप होटल में रह रहे हैं, तो फिर तो आप अपने जो है ना रसीदें दिखाएँ हमें कि ये खर्चा कैसे अफ़ोर्ड हो रहा है। और अगर आप किसी के यहाँ मेहमान हैं, तो फिर उनका भी तारुफ़ करवाएँ कि हमें अंदाज़ा हो कि इतने अच्छे मेहमान नवाज़ लोग कौन हैं। ये काइंडली बता दीजिएगा। आयशा, तुम बड़ी शरारत कर रही हो। मैं चाहती हूँ आप भी मनी ट्रेल दें। हाँ, मनी ट्रेल दे। मेरी अकाउंटेबिलिटी शुरू हो गई है। पहले और किस्म की थी, अब एक और किस्म की शुरू हो गई है। यार, ये जो पर्सनल सवाल है, ये मेरा ख्याल है लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते इन चीजों में। वो तो दे वांट मोर पॉलिटिकल क्वेश्चंस। मगर अब सवाल आ गया तो जवाब असल में आपका स्टे काफी लंबा हो गया, तो सब लोग जानना चाह रहे हैं कि लंदन में तो कोई मेहमान नवाज भी नहीं होता। नहीं, मैं वापस आ जाता हूँ, मगर इसका जवाब मैं ये सिंपल सा दे देता हूँ। भाई साहब, ना मैं होटल में हूँ, ना मैं किसी दोस्त के यहाँ ठहरा हुआ हूँ। मेरी फैमिली का यहाँ फ्लैट है, और आपको खुशी होगी ये सुन के कि दैट फ्लैट इज डिक्लेयर्ड। सारी टैक्स रिटर्न्स पे डिक्लेयर्ड है, और टैक्सेस पे दिए जा रहे हैं, और सारा मनी ट्रेल भी जो है वो एफबीआर को पता है। तो इसलिए थैंक यू। चलो, और अगर कोई गलत फहमी थी तो वो भी दूर होगी। तसल्ली होगी इज़्ज़त सुभानी साहब को। चले, अब अगला सवाल है, और इस सवाल में है उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, और उन्होंने चाहा है कि वो गुमनाम नामालूम रहें। उनका सवाल शामिल करते हैं। सेठ साहब को क्या कोई रिजेम्बलेंस नज़र आती है बिटवीन द ट्रम्प्स टैरिफ पॉलिसी एंड नेपोलियंस कॉन्टिनेंटल सिस्टम, और क्या जो इसकी रिजल्ट है, जो इसके इम्प्लिकेशंस हैं दुनिया के लिए, क्या वही होंगे जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम के थे नेपोलियन के, और क्या ट्रम्प की पॉलिसी को भी लेटर ऑन उन्हें रिवर्ट करना पड़ेगा, और अगर रिवर्ट करते हैं वो, तो क्या वो बैकफायर करेगा यूएस के लिए, या फिर सिर्फ वो बाहर जो दूसरी दुनिया है, जैसे ग्लोबल साउथ जो है, जैसे हमारे जैसे कंट्रीज हैं जो कि पेरिफेरीज में आती हैं, क्या उन्हीं के लिए सिर्फ इम्प्लीकेशंस हो गए, या लार्जर इम्पैक्ट को यूएस इकोनॉमी में पड़ेगा? और दूसरा, जैसे कि अभी काफ़ी इमिनेंट है कि दुनिया मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है, ग्लोबल साउथ के अंदर भी मुल्क हैं जो कि पेरिफेरी से मूव कर रहे, सेमी पेरिफेरी के अंदर जा रहे हैं, और एक सेमी पेरिफेरी वाली कंट्रीज जैसे कि रशिया, चाइना, ये डेवलप होके कोर कंट्रीज बनने की तरफ जा रही हैं। तो अगर मल्टीपोलैरिटी डेवलप होती है, तो व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट इन फ्यूचर? के वुड इट बी अ सिस्टम लाइक मैट्रोनेज इम्पोज्ड कांग्रेस सिस्टम जो था, क्या उस तरह का कोई सिस्टम इम्पोज हो जाएगा कि डिफरेंट एक कंट्रीज का एक गठजोड़ बन जाएगा, और वही कांग्रेस सिस्टम जैसे उन्होंने चलाया था उस तरह चलाएंगी, या फिर डज ही एक्सपेक्ट्स के एक प्रॉपर मल्टीपोलैरिटी डेवलप होगी, और उसमें हम जैसी जो पेरिफेरल कंट्रीज हैं उनका भी कोई इंपॉर्टेंट से होगी इन फ्यूचर इकोनॉमिक? लंबा सारा सवाल। अब बेचारे वो, क्या पता लोगों को कॉन्टिनेंटल सिस्टम नेपोलियन का क्या था और क्या नहीं था। चले, अब मैं बड़ा मुख्तसर सा जवाब देता हूँ, बिकॉज इसको टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है। गालबन 1805-1806 में कोई ट्रीटी हुई थी, जिसके तहत नेपोलियन ने बरतानिया के ऊपर एक ट्रेड एम्बार्गो लगा दिया था कि इनको सैंक्शंस लगाए इनके ऊपर, ये तजारत की वजह से और कॉलोनियल पावर बनते जा रहे हैं, इनको टाइट किया जाए, और इनसे यूरोप जो कि नेपोलियन के कंट्रोल में था उस वक्त, इनसे तजारत ना की जाए और इनको टाइट किया जाए। अब वो नहीं चला। दे ट्राइड टू डू दिस बट इट डिडंट वर्क। उससे नुकसान नेपोलियन का और यूरोप का हो गया ज़्यादा। बरतानिया छोटा सा मुल्क था, और वो सर्वाइव कर गया दो स्ट्रेट बॉयकॉट्स। तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप का जो है, अमेरिका इज अ वेरी बिग पावर। इस वक्त सारे मुल्क, बहुत से मुल्क जो है वो सारे ट्रेड सरप्लसेस रन कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें डॉलर की जरूरत है। तो इसलिए अमेरिका कम एक्सपोर्ट करता है और दुनिया ज्यादा एक्सपोर्ट करती है टू अमेरिका। तो इसलिए सबके लिए ये प्रॉब्लम बनता जा रहा है अगर टैरिफ्स लग जाएंगे। और फिर यही होगा कि उसके दो नतीजे निकलेंगे। एक तो ये कि जिनके ऊपर हाई टैरिफ्स लगे हैं उनका ज्यादा नुकसान होगा, जिनके ऊपर कम लगे हैं उनका कम होगा। मगर जो हाई टैरिफ कंट्रीज है वहां से प्रोडक्शन शिफ्ट करके तो लो टैरिफ कंट्रीज की तरफ आ जाएगी, एंड सो ऑन। मगर दूसरा जो इसका
इशू है वो ये है कि वो अमेरिका के अंदर चीजें महंगी हो जाएंगी। अब जाहिर है टैक्स किसी चीज के ऊपर आप लगाएंगे तो वो चीज महंगी हो जाएगी। अमेरिका को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आदत है ये कि जो कुछ आया वहां लो टैरिफ्स के ऊपर आया। और मतलब मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप हाई स्ट्रीट पे चले जाएं अमेरिका में, न्यूयॉर्क में चले जाएं, तो जो चीज वहां $1 की मिलती है वो यूके के अंदर £1 की मिलती है। यूके डॉलर फॉर पाउंड, और यूरोप के अंदर यूरो। वो मतलब है कि अमेरिका इज द चीपेस्ट प्लेस compared to all these, because डॉलर जो है इज द वीकेस्ट करेंसी आउट ऑफ ऑल दीज। पाउंड जो है वो $1.25 जो है वो £1 के बराबर है, और कोई $1.15 जो है वो €1 के। तो यूरो, पाउंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, यूरो इज स्लाइटली लेस एंड डॉलर इज द वीकेस्ट। तो इसलिए डॉलर और कमजोर अगर हो जाए तो नुकसान हो जाता है। सो इसलिए आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा है कि इसको बैलेंस में रखा जाए। मगर होगा ये कि टैरिफ जब लगा देंगे तो महंगी हो जाएंगी चीजें। जो चीज $1 की आ रही है जो वो $1.25 की बन जाएगी, क्योंकि आपने टैक्स लगा दिया उसके ऊपर। तो अवाम वहाँ अमेरिका की खुश नहीं होगी इसके साथ। उनको तो 3%, 4%, 2% इन्फ्लेशन पर ईयर, हमारे यहाँ नहीं जैसे 10%, 15%, 20%, 40% इन्फ्लेशन चल रही है टर्की में, पाकिस्तान में, इधर उधर। मगर ये जो मुल्क है दे कीप इट वेरी कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, कि वो ज्यादा महंगाई नहीं होने देते, बहुत स्लो राइज होती है। तो आई थिंक ये टैरिफ पॉलिसी विल नॉट सक्सीड। ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगी ग्लोबल ट्रेड के अंदर, और मगर ये मसले हल नहीं करेगी डोनाल्ड ट्रंप के। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो डिप्लोमेसी है, द यूज ऑफ ट्रेड, ये कुछ अरसा थोड़ा बहुत ऐसे वैसे होगा, फिर ये रिवर्सल होगी इसमें। जब लोग शोर डालेंगे अमेरिका के अंदर कि ये हो गया वो हो गया, तो जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप को बैक ट्रैक करना पड़ेगा। और सबसे जो इस पे इशू है, जो कि प्रॉब्लम बन रहा है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि अमीरों के लिए टैक्सेस कम किए जाए। वहाँ लोअर मिडिल क्लास के लिए टैक्सेस इतने हाई नहीं है, जहाँ जो वो कहता है अमीर तबका जो है उसके लिए टैक्स कम किए जाए। वहां से जो रेवेन्यू कम होगी वो इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगा के वो पूरा करना चाहता है। मगर जो इंपोर्ट्स हैं, वो जो कंज्यूमर इंपोर्ट्स हैं, स्पेशली जो चाइना से आ रही हैं, इंडिया से आ रही है, पाकिस्तान से आ रही हैं, वियतनाम से आ रही हैं, कैम्बोडिया से आ रही है, बांग्लादेश से आ रही हैं, वो जो, और मेक्सिको से आ रही है, इंक्लूडिंग कनाडा से जो आ रही है, वो सारी महंगी हो जाएगी। बट दे आर फॉर द लोअर मिडिल क्लास एंड वर्किंग क्लास एंड द मिडिल क्लास। तो मैं ये समझता हूँ कि दैट इज द सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम दैट डोनाल्ड ट्रंप विल कन्फ्रंट 6 माह से 1 साल के अंदर अंदर, अगर ये टैरिफ्स जो है इनको लगाना शुरू कर दिया। तो मेरा ख्याल है ये नेगोशिएटिंग टैक्टिक है कि जो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़े और जो इंपोर्ट्स हैं वो कम हो। मेरा ख्याल है इंपोर्ट्स कम करने के साथ तो टैरिफ लग जाएगा, मगर प्रॉब्लम बन जाएगी। एक्सपोर्ट्स कम करने के लिए शायद कामयाब हो जाए कि जो बाकी मुल्क हैं जहाँ बैरियर्स हैं अमेरिकन एक्सपोर्ट्स के, वो उनके वो कम हो जाए। तो अगर ये कामयाब हो जाता है उसमें, तो उससे अमेरिका का थोड़ा फायदा हो जाएगा। मल्टीपोलर वर्ल्ड के बारे में भी उनका क्वेश्चन है कि चाइना और मल्टीपोलर वर्ल्ड तो अब बनने जा रहा है जी। अब वो खत्म हो गया है एक पोलर अमेरिका का। वो तो एक डायलेक्टिकली आप देखें क्या चीज बढ़ रही है और क्या चीज कम हो रही है। तो अमेरिका की जो हेजेमनी है, एसेंडेंसी है, वो सारी दिन ब दिन साल ब साल कम होती जा रही है। चाइना बढ़ता जा रहा है और अब इंडिया भी बढ़ता जा रहा है। इन लोगों की सबकी ग्रोथ जो है वो 5, 6, 7% चल रही है, और अमेरिका की ग्रोथ है 1%, 1.5%, 2%। तो आई थिंक द गैप इज इंक्रीजिंग और सून चाइना विल ओवरटेक अमेरिका। एंड आई थिंक जैसे वो होगा, और वो उसमें आईटी का बहुत बड़ा रोल होगा, एंड आई थिंक वो आप अगले 3-4 साल में आपको नजर आ जाएगा कि नाउ चाइना इज द प्रेडोमिनेंट पावर। और ये जो सारा कुछ अब डोनाल्ड ट्रंप की जो कोशिश है किसी तरीके के साथ चाइना को रोका जाए और चाइना के जो इंपोर्ट्स हैं वो कम किए जाएं, अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाए जाएं, इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। अमेरिका के सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स जो थे वो 2-3 किस्म के थे। एक फूड था और एक आपके हाई लेवल टेक्नोलॉजी थी। हाई लेवल टेक्नोलॉजी में चाइना जो है वो अब ओवरटेक कर रहा है अमेरिका को, और फूड के साथ अब अमेरिका को तेल भी आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा टू कीप द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स सिस्टम गोइंग। अमेरिका आज तक अपना तेल नहीं एक्सपोर्ट करता था ज्यादा, वो चाहता था कि दुनिया का तेल खत्म हो जाए, अब वो इस्तेमाल कर लें, हमारे पास तेल रह जाए, फिर बाद में हमारे पास एक मोनोपोली हो जाएगी। क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया का जो तेल है वो 30-40 साल में खत्म होने जा रहा है, मिडिल ईस्ट का जो है। तो इसलिए अमेरिका ने अपना तेल जो है उसकी एक्सप्लोरेशन और यूज जो है कम रखी हुई थी। मगर अब वो डोनाल्ड ट्रंप को नजर आ रहा है कि ये भी मुश्किल हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप इज नाउ गोइंग टू इंक्रीज आउटपुट ऑफ ऑयल, शेल गैस से ऑयल एंड
ट्राई एंड एक्सपोर्ट इट। इसीलिए वो इंडिया को कह रहा है ना, आप रूस से ना लें, हमसे ले लें। तो अब तैयार हो गया एक्सपोर्ट करने के लिए भी अपना एक रिसोर्स। तो इस किस्म की चीजें अब चलेगी आगे, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। बट मल्टीपोलर वर्ल्ड में वो पूछ रहे हैं कि कांग्रेस सिस्टम फिर उसको गवर्न करेगा, कुछ कंट्रीज का ग्रुप बन जाए, और हम जैसे मुल्क का फ्यूचर क्या होगा उसमें? नहीं, हम जैसे मुल्क वही है, वील हैव टू बी। अभी फील्ड मार्शल साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, मेरा ख्याल है मैं जवाब उनके कंधे पे से फायर करूं। वो कह रहे हैं कि हमें पता है कैसे डील करना है, चाइना एक तरफ और अमेरिका एक तरफ। तो हमें पता है कैसे दोनों को साथ साथ रखना है। तो मेरा ख्याल है बहुत से मुल्क जो है वो यही करेंगे, वो एक कैंप पे नहीं जाएंगे, दूसरे कैंप पे नहीं जाएंगे, वो दोनों खेलेंगे दोनों के साथ। अच्छा। मगर कैंप्स बनने जा रहे हैं, और कैंप में एक कैंप का लीडर विल बी चाइना। और चाइना का जो पॉलिसी है, इट इज पॉलिसी ऑफ ट्रेड एंड एड। और अमेरिका की जो पॉलिसी है इज ट्रेड इतना नहीं है जितनी उनकी एड भी नहीं है। अब तो एड भी बंद कर रहा है वो वेपन्स एक्सपोर्ट किया और वॉर्स किया। तो आई थिंक द वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज इन द नेक्स्ट 10 years। ठीक है, आपके पेचीदा सवाल का आम जवाब आपको मिल गया। वापस आते हैं हम एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। और अब क्योंकि आलमी सतह पर पाकिस्तान के सितारे जो हैं वो अच्छी पोजीशन में हैं, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल कराची से पूछ रहे हैं जमील खानजादा। अभी जो हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे सारी दुनिया से हो रहे हैं, तो हम अपने पासपोर्ट को अपग्रेड करने के लिए कोई कोशिश क्यों नहीं करती हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस वक्त वो अपने पासपोर्ट की वैल्यू भी थोड़ी सी बढ़ाएं, या हमारी कोई ऐसी गवर्नमेंट की ऐसी कोई प्रायोरिटी नहीं है कि इसको बेहतर किया जा सके? इंडिया की देखें, हमारा देखें, हमारे पासपोर्ट की तो कोई वैल्यू ही दुनिया में नहीं है। जब हमारे ताल्लुकात अब पूरी दुनिया से इतने अच्छे हैं, तो इसको बेहतर बनाना भी तो हमारी तरजीहात में शामिल होना चाहिए। पाकिस्तान की किसी हुकूमत ने पासपोर्ट को कमजोर नहीं किया। पासपोर्ट को कमजोर पाकिस्तान की अवाम ने किया है। पाकिस्तान की अवाम जो एक्सपोर्ट हमने की है, और पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं वो जिस किस्म की हरकतें कर, उसकी वजह से आपका पासपोर्ट कमजोर हुआ है। अब इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता। हाँ, पाकिस्तान कुछ अरसे से ऐसी सिचुएशन में काफी एक्सपोर्ट किया हमने मैन पावर, मगर आप देखेंगे जब भी, और उसमें एक ऐसा डायमेंशन था जिसकी वजह से मैं समझता हूँ हमारी रेपुटेशन, इंटरनेशनल रेपुटेशन कमजोर हुई है। वो ज़ियाउल हक साहब के ज़माने के बाद दो चीज़ें जो थी जो कि नागुज़ीर निकली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वेस्ट, जहाँ आप चाह रहे हैं कि पासपोर्ट कमज़ोर हो गया, वो इसीलिए कि एक ही हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम और एक एक्सपोर्ट ऑफ इस्लामाइजेशन, कोट अन कोट। वो तो इसीलिए जब भी कोई हादसा होता था, एक्ट ऑफ टेररिज्म होती थी, तो इमीडिएटली या वो मुसलमान के ऊपर आती थी बात, या वो पाकिस्तान पे पहली कि वो पाकिस्तानी है। लड़ाई झगड़े जहां भी होते थे पाकिस्तानी। जहां भी यूएई में आप चले जाएं, आप देख ही रहे हैं कि उन्होंने आपके वीजे बंद किए। ये कोई पाकिस्तान हुकूमत का तो इसमें कोई रोल नहीं है ना। पाकिस्तान हुकूमत तो आपको फैसिलिटेट करती है पासपोर्ट दे के। पासपोर्ट की हिफाजत जो है वो आवाम करती है ना, सिटीजन्स करते हैं, अपनी शोहरत करते हैं, अपनी इज्जत करवाते हैं लोगों। आप जहां जिस मुल्क में जाते हैं वहां उनकी कानून की इज्जत करते हैं। ये नहीं कि वहां जाके उनके कानून तोड़ते हैं आप, और आप हरकतें ऐसी करते हैं जिसके साथ बदनामी मुल्क की होती है और आपकी होती है। तो आई एम सॉरी टू से दिस, बट कुछ लोग होते हैं जो ये करते हैं। 90% ऑफ पाकिस्तान के जो लोग बाहर जाते हैं वो अच्छे लोग हैं, वो अच्छे काम करते हैं, मगर हमेशा ऐसे लोग निकल आते हैं जो कि कोई ऐसे काम करते हैं जिसके साथ बदनामी होती है। यूके के अंदर भी इस किस्म की सिचुएशन है, और जगह पे भी इस किस्म की सिचुएशन है। तो आप अपना रवैया बेहतर करें जिन मुल्कों में आप जाते हैं। अब स्मगलिंग आप करते हैं, आप जाली पासपोर्ट्स, जाली वीज़े बना के आप निकल जाते हैं, जाली एम्प्लॉयमेंट परमिट्स आप करते हैं, स्टूडेंट के लिए बनने के लिए आप जाते हैं वहाँ, और मन कुछ और जाते हैं। जहाज़ों पे जाते हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, जहाज छोड़ के भाग जाते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दे ऑल ऐड अप ना, कि भाई ये मुल्क की पाकिस्तानी हैं कैसे। मेहनती लोग हैं हम, अच्छे लोग हैं हम, और 90 से भी ज़्यादा % जो हमारे लोग हैं बाहर, वो अच्छा काम करते हैं, अच्छे सिटीजन्स हैं, कानून ओबे करते हैं, सब कुछ करते हैं। मगर वो जो 4-5% लोग हैं वो गड़बड़ इतनी करते हैं। तो फिर अब ये जहाज़ों पे आ रहे हैं जनाब, वो जहाज गिर गया जी, उधर बहरी जहाज, पता लगा जी उसमें इतने पाकिस्तानी थे। वो मतलब ये ऑल दिस इज पार्ट ऑफ द डिबेट ना, कि ये पासपोर्ट आपका क्या है। अच्छा। तो इसलिए मेहरबानी से आप दुनिया जहाँ जाते हैं वहाँ के कानून फॉलो करें,
तो फिर आपका पासपोर्ट स्ट्रांग हो जाएगा, आप इज्जत होगी आपकी। अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये भी सोच रहे होंगे कि कमज़ोर डिप्लोमेसी या सियासी अदम इस्तेहकाम जैसे फैक्टर्स का क्या किरदार होता है, या कानून का जो हमारे मुल्क में हाल है उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता इस तरह की रैंकिंग में? नहीं, कोई नहीं। आप जाए, अब आपके डिप्लोमेट्स बेचारे जाते हैं और हमेशा कोई ना कोई ट्रबल हो रही होती है तो वहां पहुंचते हैं पाकिस्तानियों को बचाने के लिए, तो वहाँ क्या उनकी इज्जत रह जाती है। तो इसलिए डिप्लोमेसी तो उस हद तक है ना कि अगर आप काम सही करें तो फिर उसको आगे बढ़ाएं। अगर काम ही गलत हो रहा है तो उसको डिप्लोमेट्स क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक और पहलू है, यानी अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको रैंकिंग में। इस तरह के और भी बहुत से सवाल होंगे। नंबर है आपके सामने। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त है।